ओके, टेस्ट देने के इरादे से हैं ना देने के इरादे से? जबरदस्त। सेक्शन 63। अच्छा भाई, एक तसव्वुर है कि वो लोग जो कि प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं, अक्सर उनको ये होता है कि हम नौकरी छोड़ देंगे और हमें किसी ने घास नहीं डालनी और हमें किसी ने पेंशन नहीं देनी, तो हम अपनी पेंशन का क्या करें। बल्कि कारोबारी हजरात भी ये सोचते हैं कि हम बूढ़े हो जाएंगे और हमारी छोटी सी दुकान है, उस दुकान के ऊपर हम बोतलें बिस्किट बेचते हैं, तो जब हम रिटायर हो जाएंगे यानी दुकान छोड़ देंगे, तो हम तो किसी की नौकरी नहीं कर रहे, तो उनको ये होता है कि जब हम अपनी दुकान छोड़ के घर बैठ जाएंगे तो कोई हमें पेंशन नहीं देगा। तो ये दो किस्म के लोग, नंबर 1 जो बिजनेस इनकम कमा रहे हैं और नंबर 2 जो सैलरी इनकम कमा रहे हैं, सैलरी और बिजनेस इनकम कमा रहे हैं, और इनको ये डर है कि हमें पेंशन वेंशन किसी ने नहीं देनी क्योंकि हम हुकूमत की नौकरी नहीं कर रहे। तो इन लोगों के पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि ये लोग चले जाएं हुकूमत के पास और हुकूमत को जाके कहें भाई हमारी पेंशन का आपने क्या किया। हम तो ऐसे लोग हैं कि हमने जो है वो रिटायर हो जाने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जो पेंशन नहीं देते, और हमने कारोबार कर रहे हैं, कारोबार छोड़ देने, हमने घर बैठ जाना है, हमें पेंशन कोई नहीं देगा। तो हुकूमत के पास जाएंगे, हुकूमत को जाके कहेंगे आप हमारी पेंशन का इंतजाम करो। तो हुकूमत क्या कहेगी, यार हम आपको जेब से पेंशन नहीं दे सकते, आप ऐसा करो 2011 में, 12 में, 13 में 4-4 लाख रुपया जमा करा दो, जो कल बात की थी। आप जब ये पैसे जमा करवा दोगे तो जब भी आप रिटायर हो या अपनी दुकान को छोड़ दो, तो आप ऐसा करो, जो बंदा कहीं नौकरी कर रहा होगा वो रिटायर हो जाएगा, जो कहीं जो है वो दुकान खोली होगी दुकान बंद कर देगा। तो जब आप दुकान बंद कर दोगे आपको लाख 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 पता नहीं कितने सालों तक मिलता रहेगा। वो हुकूमत का इसका अरेंजमेंट है कितने सालों तक कितने पैसे दे। फिलहाल जो हमारा सेक्शन है, हमारा सेक्शन सिर्फ डील करेगा इन सालों को, जिन सालों में क्या हुआ है, आउटफ्लो। हमारा सवाल सिर्फ इन सवालों को, हमारा जितना भी है इशू वो इन सालों को डील करेगा जिसमें आपका आउटफ्लो हुआ है। क्या मतलब, यानी कि जब पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं, जब पैसे आपने स्कीम में डाले हैं, क्योंकि ये पूरा सेक्शन याद रखिएगा बेस करता है पैसे जाने पे। सेक्शन 61 में चैरिटी हो रही थी तो पैसे जा रहे थे, सेक्शन 62 में शेयर खरीद रहे थे, सेक्शन 62 में सुकूक खरीद रहे थे, सेक्शन 62 में लाइफ इंश्योरेंस के पैसे दे रहे थे, बाद में लाइफ इंश्योरेंस के पैसे मिले वो हमारे स्कोप में नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे 62A में दे रहे थे और आज 63 में अपनी पेंशन का अरेंजमेंट करना चाहते हैं और अपनी पेंशन अपनी जेब से देना शुरू कर रहे हैं ताकि बाद में मुझे पेंशन मिलना शुरू हो जाए। ये अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ही मिलेगी, सारी बात है। तो मेरी डिस्कशन सिर्फ आउटफ्लो वाली साइड पे है, जब तक मैं पैसे दे रहा हूं तब तक इनका क्या करना है। एन एलिजिबल पर्सन अर्निंग इनकम फ्रॉम सैलरी और बिजनेस, एक एलिजिबल पर्सन जो कि या तो इनकम फ्रॉम सैलरी कमा रहा हो या इनकम फ्रॉम बिजनेस, शेल बी अलाउड अ टैक्स क्रेडिट। आपको टैक्स क्रेडिट अलाउड है, वो जिस तरह लाइफ इंश्योरेंस की इंग्लिश थी ऑलमोस्ट वही है। फॉर प्रीमियम पेड इन अप्रूव्ड पेंशन फंड, ये जो पेंशन फंड है ये पेंशन स्कीम है या पेंशन की बास्केट समझ लें। आप अपनी ही बास्केट में 4-4 लाख रुपए हुकूमत को जमा कराते रहेंगे, लेकिन ये वॉलंटरी पेंशन है, आपने अपनी मर्जी से पेंशन ऑप्ट करना शुरू की है। ये कोई आपके लिए जरूरी नहीं है कि आपके लिए मस्ट है कि आप पेंशन के लिए अपने पैसे अरेंज कराएं। ये वॉलंटरी था, आपने खुद खुशी से अपने पैसे जमा करने शुरू कर दिए, बल्कि अपनी सेविंग हुकूमत के खजाने में जमा करानी शुरू कर दी। यही देखें, ये बंदा 4 लाख रुपए अपनी सेविंग कर रहा है और अपनी सेविंग हुकूमत के खजाने में वॉलंटरीली जमा करा रहा है। दोबारा पढ़ लें, एलिजिबल पर्सन अर्निंग इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम बिजनेस, इसको एक टैक्स माफ होगा फॉर द प्रीमियम पेड इन अप्रूव्ड पेंशन फंड अंडर कौन सी स्कीम, वॉलंटरी पेंशन सिस्टम स्कीम। एलिजिबल पर्सन कौन होगा मोहतरम, ये बेनिफिट ना सिर्फ ऐसे लोगों को अवेलेबल है जिनके पास पाकिस्तान का एनआईसी है। अगर ये पाकिस्तान का एनआईसी नहीं है या नेशनल टैक्स नंबर आपके पास नहीं है तो ये बेनिफिट आपको अवेलेबल नहीं होगा। ये पेंशन फंड क्या लफ्ज़ है, ऊपर लिखा होता है अप्रूव्ड पेंशन फंड, कोई मतलब नहीं आगे मिलेगा आपको इस बात का। मीन्स अ पेंशन फंड अप्रूव्ड बाय एसईसीपी। और कानून कौन सा है, अंडर द वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स। तो वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स के अंदर जो भी पेंशन की अरेंजमेंट अप्रूव हो गई एसईसीपी की तरफ से, दैट इज कॉल्ड एज पेंशन फंड। तो ये पैसे आप कहां जमा करवा रहे होते हैं, 4 लाख अप्रूव्ड पेंशन फंड में, और उस स्कीम का नाम क्या है, वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स 2005। C is lower of the premium paid by the person in the year and 20% of taxable income of the person for relevant tax year। बहुत आगे ये जो बात लिखी हुई है ये कोई खास इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन बहरहाल इसको हम कर लेते हैं। इस वजह से नहीं इंपॉर्टेंट कि मेरा नहीं ख्याल अब ये न्यूमेरिकल्स में आ सकती है, क्योंकि आगे एक बेनिफिट बताया जा रहा है जो कि 30 जून 2019 के साल तक अवेलेबल था।
लेकिन अब ऑब्वियसली हम 2022 के साल में बैठे हैं, तो हमारे पेपर में न्यूमेरिकली आए, इसका 99% चांस है कि नहीं आएगा। तो बहरहाल मजबूरन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उसने लिखा हुआ है। एग्जाम्पल 6, ये गौर से बातें सुननी है। बातें बहुत आसान है, पता नहीं लोग इसमें से सवाल क्यों पूछने लग जाते हैं, ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए, इसलिए गौर से बात सुन लें। ये बेनिफिट क्या है और इसको अप्लाई कैसे करना है। अच्छा, जनरल रूल क्या है वैसे सी इज लोअर ऑफ में, इस सेक्शन में जो हम पढ़ के आए हैं, एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, ये जनरल रूल है जो हम पढ़ के आए हैं। इस जनरल रूल की एक्सेप्शन आपने पढ़नी है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन हो जाएगी। रूल ये है हजरात कि C is lower of में क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड, एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड, या होता है 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ करंट ईयर, हमारे साल की 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ करंट ईयर। अच्छा, अब अगर आपकी उम्र 41 साल है तो लॉ की नज़र में आप बूढ़े हैं, तो अगर आप बूढ़े हैं तो आपको ऑप्शन अवेलेबल है कि ऑप्शन भी नहीं बल्कि आप ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे, आप इसको 22 कर देंगे। 1 साल उम्र बढ़ने पे 2% का बेनिफिट होगा, लेकिन बूढ़े होना चाहिए, बूढ़े की डेफिनेशन है 40 साल, तो अगर आप 41 साल के हैं तो यहां क्या होगा 22%, और अगर आप 42 साल के शहजादे हैं 24%, और अगर आप 43 साल के जिगर हैं 26, और अगर आप 44 साल के चांद हैं तो 28%। तो हर साल के बदले कितने परसेंट बेनिफिट मिलेगा, 2%। चलें जी, मिस्टर अंजा हैज डिस्क्लोज्ड टैक्सेबल इनकम ऑफ 18 लाख फॉर टैक्स ईयर 2017 का न्यूमेरिकल कर रहे हैं, 19 का नहीं कर रहे। 19 में भी ये बेनिफिट था, 18 में भी था, 17 में भी था, 19 के बाद नहीं है बेनिफिट, 17 का न्यूमेरिकल करने लगे हैं। बताएं जी, टैक्सेबल इनकम 18 लाख। अब आपको एंड पे जाने की जरूरत नहीं है, जितना जितना मैं सवाल हाईलाइट कराऊं उतना उतना पढ़ना है, उसके अलावा नहीं पढ़ना, साथ साथ सोल्यूशन भी हाईलाइट कराऊं, ठीक है जी। टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई 18 लाख, इस पर टैक्स निकाल लेते हैं, टेबल 1 में जाने की जरूरत नहीं है। टैक्स कितना आ गया जी 1,60,000। आगे पढ़ें जी। He also informed you that he joined the pension fund at the age of 43 years in tax year 2017 by paying contribution of 4 लाख। तो जी एक्चुअल कंट्रीब्यूशन बताएं, 4 लाख। इसकी उम्र कितनी, 41 वाले के लिए क्या रेट है, 42 वाले के लिए, और 43 वाले के लिए 26। तो 20% को काट के यहां क्या लिखूं 26%, बस इतनी सी चीजें करनी थी। 20% को काट के 26% लिखूं। कैलकुलेटर पकड़ें, टैक्सेबल इनकम कितनी है जी 18 लाख। तो ले लें आप, हाँ जी 26% किसका लेना है, टैक्सेबल इनकम का। टैक्सेबल इनकम कितनी है 4 लाख। मुझे ऐसे भी लोग नजर आ रहे हैं जिनके सभी भी किताब नहीं है। $4,68,000 क्लियर, ओके। एक और काम करना है, एक तीसरी अमाउंट से भी कंपेयर करना है, लेकिन ये सिर्फ तब करना है जब आपकी एज 40 से ज्यादा है। जब आपकी एज 40 से ज्यादा है तो आपने 2 नए काम करने हैं। पहले बेसिक काम सुन लें। बेसिक होता है एक्चुअल या 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, ये बेस है हमारी, ये बुनियाद है हमारी, एक्चुअल या 20% ऑफ। लेकिन अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो आपने कितने काम करने हैं, नए 2 काम। एक काम सुने, 20% को चेंज करके 22, 24, 26 कर देना डिपेंडिंग ऑन एज। दूसरा काम धमाका, आपने 30% लिया करना है। ये 30% की परसेंटेज फिक्स है, इसको 32 या 28 नहीं कर सकते, ये फिक्स अमाउंट है। 30% आपने लेना है टैक्सेबल इनकम का। 30% किसका लेना है जी, लेकिन यार ये ना प्रीवियस ईयर की होगी। कुछ लोग कहते हैं लॉमेकर पागल हो गया है, पता नहीं क्या पिछले साल, बहरहाल जो भी, हमें क्या उससे। और ये 30% किस साल की होगी, बस इन तीनों में से लोअर को कंपेयर करना है। अब सवाल में जाके जाती माने जाती 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 2016 कौन सा साल है,
पिछले साल की इनकम 9 लाख, 9 लाख का 30%, 9 3 बार बचपन में क्या होता था, 55 साल में भी यही रहेगा, 2,70,000। क्लियर? आप बता दें जी क्या चेंज आएगी, जिस चेंज को मैं स्काई ब्लू करने लगा हूं वो चेंज आएगी, आसमानी नीला, आसमानी नीला, ये चेंज आएगी। क्या 20% चेंज होके एज की बुनियाद पे क्या हो गया 26%। नीचे वाली परसेंटेजेस फिक्स हैं या चेंज होंगी? फिक्स हैं, लेकिन नीचे वाली परसेंटेजेस अप्लाई कब करनी है? जब उम्र 40 साल से ज्यादा हो। और नीचे वाली परसेंटेज है क्या 30%। ये ना 32 हो सकती है ना 28, जो मर्जी एज हो जाए आपकी। और ये लगाना किस पे है? टैक्सेबल इनकम पे। किस साल की टैक्सेबल इनकम पे? प्रीवियस ईयर की। अच्छा, अब अगर मैं आपके सामने, जिसको मैं उंगली से हाथ फेर रहा हूं, देखें, एक्चुअल या 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ करंट ईयर इज द बेसिक रूल। हमेशा यही किया करना है पेपर में। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता पेपर में एज गिवन हो जाए बंदे की और न्यूमेरिकल 2019, 18, 17, 16 या उससे पुराना हो, तो फिर आपने रूल को बदल दिया करना है। क्या बदल दिया करना है? एज की बुनियाद पे 20% चेंज होगा और ये नई लाइन एक तोहफा है, ये बस आपने फिर ऐड कर दिया करनी है। लेकिन अगर एज वगैरह ना दी हो, बोले बोले बोले, तो फिर क्या करना है? फिर बस बेसिक रूल, ये जो मैंने ब्लू से लिखा है, एक्चुअल और 20% ऑफ, ये वाला ब्लू जो मार्कर ब्लू यूज किया है, एक्चुअल या 20% ऑफ टैक्स। और आपको याद है यासिर वाला सवाल था, हमने इस क्लास में किया था, तो उसमें हमने यही किया था, एक्चुअल या 20% ऑफ। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल आने हैं सारे, बस एहतियातन ये करवाया जा रहा है। तो देखें जी सोल्यूशन में कैसे ही हुआ है। सी इज लोअर ऑफ, यहां पे ऐसा लिख लेना छोटा सा, 20% लिखें, उसको काटें, 20% काट के हमने कितने परसेंट कर दिए? 26%। ओके, ये किस इनकम का लेना है? ऑफ। और ये किस इनकम का लेना है? ऑफ। ये फिगर चेंज हो सकती है, ये वाली चेंज नहीं हो सकती। नोट कर लें, देखें। चलें जी, लॉ की प्रोविजन पढ़ें। अच्छा, पहले इसके न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन कर लें, देख लें। टैक्स कितने जी? 1 लाख। और टैक्सेबल इनकम आपको याद है ए ओवर बी क्या होना है? ए ओवर बी। ए 160,000 और बी मल्टीप्लाइड बाय फटा किसका है? सी का। सी इज लोअर ऑफ 490, या 26% ऑफ हमारे साल की इनकम, या 30% ऑफ पिछले साल की इनकम। अब 490, 468 और 270 में लोअर बताएं। 270। तो A ओवर B इंटू C, वेयर C इज लोअर ऑफ 24,000। जवाब आ गया, 24,000 इज माई टैक्स क्रेडिट। तो 1,60,000 की बजाय 1,40,000 60,000 की बजाय 1,36,000 मुझे टैक्स जमा कराना पड़ेगा। ओके, आखिरी दफा पूछ रहा हूं, बार बार पूछ रहा हूं, बेसिक रूल क्या है? एक्चुअल या 20% ऑफ। लेकिन अगर एज 40 साल से और न्यूमेरिकल 2019, 18, 17, 16 का खुदा ना खास्ता पेपर में आज जो नहीं आएगा, तो क्या दो नए काम करने हैं? 20% को काट के एज की बुनियाद पे लिखना है और नीचे फिक्स परसेंटेज लगानी है 30%। लेकिन ये किस पे लगानी है? प्रीवियस ईयर पे। चलें जी आगे। However, if he joins the pension fund at the age of 41 years or above, यानी 40 साल वाले को बेनिफिट नहीं मिलेगा, 41 वाले को बेनिफिट मिलेगा। If he joins the pension fund at the age of 40, क्योंकि 41 years वाले को कितना बेनिफिट मिल जाएगा? 22%। 41 years or above, he shall be allowed additional contribution का लफ्ज़ काट दें, कोई नहीं। He shall be allowed additional 2% per annum. He shall be allowed, clear? He shall be allowed additional 2% per annum. लेकिन कैसे? For each year of age exceeding,
लेकिन भाई ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए थी, अब ये ऑफर खत्म हो गया है। अब आप ये पैकेज मोबाइल पर डालेंगे तो मोबाइल कहेगा एरर आ गई है, अब ये पैकेज पुराना हो गया है। ये पैकेज किन लोगों के लिए था? जो 30 से 19 तक ये बेनिफिट अवेल कर लेते। अब जो है मिसाल के तौर पे 60 साल वाला भी ये बेनिफिट अवेल करना चाहेगा तो उसे ये सेक्शन का बेनिफिट, ये बेनिफिट महदूद मुद्दत के लिए था, अब खत्म हो चुका हुआ है। लेकिन खुद पेपर में न्यूमेरिकली कब करना पड़ सकता है? जब न्यूमेरिकल किस साल का है? 30 से 19, 18, 17, 16 के किसी साल का। However, total contribution का छोटे में, however, total shall not exceed 30% of taxable income of previous year। अब ये बड़ी मुश्किल सी अंग्रेजी लग रही है, लेकिन बात आसान सी है, तीनों में से लोअर को कंपेयर करना है। तो कहते हैं मैक्सिमम कितना हो सकता है? 30% of taxable income of previous year। आप इस तरह में शक लिख लें, द अबव, एक मिनट बताता हूं, द अबव फिगर, आसान इंग्लिश लिखनी है, द अबव फिगर shall also be compared with, आगे फिक्रा पूरा है। द अबव फिगर देखें पहले, द अबव फिगर shall also be compared with, फिक्रा आसान हो गया था। The above figure shall also be compared with 30% of taxable income। लेकिन खुद नहीं फिक्रे आसान करने बैठ जाया करने आप लोगों ने घर में, नोट कर लें, साथ वाला भी देखें, कर लें, उससे भी करवा दें नोट। ओके, आज आपका ये टारगेट है, अपनी रो में जो भी बच्चा है ना उसकी मिन्नत समाजत करके उसे कहीं बुक ले ले, अपनी रो में चेक करें बच्चे। एग्जाम नोट फॉर टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 63 इफ टैक्स ईयर 2019, एग्जाम नोट है, याद नहीं करना, और एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर इज, देन लिमिट ऑफ 32% फॉर कैलकुलेटिंग सी विल अप्लाई, फिर 30% अप्लाई करनी है। बहरहाल मेरे तो ख्याल से छोड़ें, बात समझ आ गई है ना? छोड़ें, अंग्रेजी और ज्यादा बंदे को परेशान करती है, इसको छोड़ें, काट दें। अच्छा जी, ए और बी इंशाल्लाह मैंने आपको कहा था बता दूंगा, असल में एक आगे बात पढ़नी है जिसके बाद ए और बी तरह ज्यादा वजाहत से एक्सप्लेन हो सकेगा। चलें जी, 60C तो आपको मैंने न्यूमेरिकली करा दिया था, इसमें एक दो शराइत हैं वो बस पढ़ लें, सादा सी इंग्लिश है, वो याद हो जाएगी इंशाल्लाह आपको। तो 60C आप मेरे से 1 मिनट में ज़बानी सुन लें, उसके बाद आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। जो बंदा घर बनाने के लिए इन इदारों से लोन ले, कोशिश कीजिएगा जितने याद रह सके, 3-4 दफा पढ़ेंगे याद हो जाएंगे। जो बंदा इन इदारों से घर बनाने के लिए क्या ले? लोन ले, और उस लोन पे क्या पे करे? तो इंटरेस्ट, पहली वाली क्लास यासिर वाली याद होगी आपको, इंटरेस्ट माइनस करने की इजाजत है, लेकिन टोटल इनकम में से जैसे ज़कात माइनस करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? डिडक्टेबल अलाउंस। शराइत पढ़ लें, एवरी इंडिविजुअल शैल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस। शुक्र है ये बात पढ़ाई जा चुकी हुई है, कैंडरलाइन वाली बात मतलब इंटरेस्ट होता है। और रिवाइज करा देता हूं, लेकिन जल्दी जल्दी। मैंने आपको कहा था कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसलिए लोग कहते हैं कि इंटरेस्ट का लफ्ज़ यहाँ नहीं लिखना, इधर भी प्रॉफिट ऑन डेट का लफ्ज़ लिख दिया। इधर उसने कहा जी आपने बैंक से लोन लिया है, बैंक को आप लोन पे इंटरेस्ट नहीं दे रहे, आपने तो शायद घर किराए पे दे दिया हो, तो किराए का कुछ हिस्सा दे रहे हो, और अगर ये बात समझ नहीं आ रही तो शेयर इन एप्रिसिएशन फॉर वैल्यू ऑफ हाउस दे रहे हो, यानी घर की जो कीमत बढ़ रही है शायद उसका कुछ हिस्सा आप दे रहे हो, आप बैंक को इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दे रहे। तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ सारा, इसका मतलब ऊपर इंटरेस्ट लिख लें, अंडरलाइन किए हुए वाले का मतलब। तो इस सब की जगह अगर आप इंटरेस्ट का लफ्ज़ करके पढ़ें, 1 मिनट पहले, एवरी इंडिविजुअल शैल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन अ लोन रिसीव्ड फ्रॉम a scheduled bank, a non-banking financial institution, government, local government, provincial statutory body और public company listed on strong state in Pakistan। ओके, अब बता दें जी इंटरेस्ट ऑन लोन पे क्या बेनिफिट है? डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा। अब अगली बात, यहीं से तो नहीं कहीं पता चल रहा कि लोन लिया क्यों है, यहां से तो नहीं पता चला लोन लिया क्यों है। हेडिंग आप लोगों ने जरूर चेंज करनी थी, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, ताकि याद रहे। कर ली होगी आप लोगों ने, करवाई थी मैंने। अच्छा, लोन लेने का मकसद बताएं जी। लोन शुड बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ, और कंस्ट्रक्शन तो नई घर की होती है ना, कोई रेनोवेशन वगैरह होती है पुराने घर की, लेकिन वो बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलेगा। सिर्फ नए घर की कंस्ट्रक्शन हो या एक्विजिशन ऑफ हाउस हो। अच्छा, ये ओल्ड या न्यू हो सकता है? एक्विजिशन होता है खरीदना घर, तो खरीद आप न्यू भी सकते हैं और खरीद आप ओल्ड भी सकते हैं। एक्विजिशन ऑफ अ न्यू स्लैश, यहां पुराना घर हो सकता है, कोई मसला नहीं, लेकिन बनाया क्या जाएगा? नया घर। लिखो ना भाई।
स्टैट्यूटरी बॉडी कोई हुकूमत की बॉडी होती है जो किसी लॉ में रजिस्टर हुई होती है। स्टैट्यूटरी बॉडी की शुक्र है हमारे सिलेबस में डेफिनेशन नहीं है। ओके अलाउंस व्हिच इज नॉट एबल टू बी डिडक्टेड शैल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट ईयर। वही वाली बात सेक्शन 60 में पढ़ी थी, लिख लें सेक्शन 60 में पढ़ी थी, जाके पढ़ लेते हैं दोबारा। अलाउंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। कौन सा है? चैप्टर 4 है शायद। आपको फिगर भी याद हो? बोले 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 किसी को फिगर याद हो? 70,000। अखीर बच्चे हैं, मैं जा रहा हूं ऐसे, जबरदस्त है। अच्छा खुद ही पढ़ तो कितने ये भी बता दें उत्ते थले थले ये ऊपर। ठीक है जी, ये देखे ना 4 लाख टोटल था, ज़कात थी 4,70,000, लेकिन इस साल भी 70,000 माइनस नहीं हो सकेगा, अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकेगा और पिछले साल कैरी बैक नहीं हो सकेगा। क्लियर? तो इसी तरह का भी ये फिगर 4 लाख हुई और इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन काफी ज्यादा हुआ जो माइनस करना हुआ, तो फिर भी वो बोले बोले कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकेगा। अलाउंस व्हिच इज नॉट एबल टू बी शैल नॉट बी। अब आप ये ना कहिएगा कैरी बैक हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, कैरी बैक भी नहीं हो सकता। बस लॉ मेकर कई जगह पूरी बात नहीं करता, कंजूसी में चला जाता है, बस अगले साल माइनस नहीं हो सकता। ये बात देखें पढ़ी थी हमने, लेकिन वहां काफी तफसील से थी। 60 के 3 में देखें, ज़कात में यही बात पढ़ी थी। अलाउंस दैट इज नॉट एबल टू बी डिडक्टेड शैल नॉट बी रिफंडेड कैरिड फॉरवर्ड कैरिड बैक। ना इस साल माइनस होगा, ना अगले साल माइनस होगा, ना पिछले साल। लेकिन इधर उसने थोड़ी कंजूसी की है और क्या कहा है, अगले साल माइनस, वो बात इंप्लाइड है कि पिछले साल भी माइनस नहीं हो सकता। 60 का 3 था, 60 के 3 में यही बात लिखी हुई थी। ओके अच्छा भाई, ये प्लीज ये नोट किसी और चैप्टर के बाद आपको समझ आएगा, ये एग्जांपल भी किसी और चैप्टर के बाद आपको समझ आएगी। अच्छा एक इशू है, उसको आज ही एड्रेस कर लें। मिस्टर कासिम और मिस्टर बाबर। कासिम कहते हैं मैं कमा रहा हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं, ठीक है जी, मैंने नौकरी से कमाया 7 मिलियन और मैंने इंटरेस्ट कमाया नहीं है, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन पे किया। क्लियर? और बाबर कहता है मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमा रहा हूं 9 मिलियन और मैंने इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन पे किया टू बैंक। अच्छा अब सवाल ये है यार कि इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन दो जगह पे लॉ में आ रहा है। एक जगह लॉ कह रहा है ज़कात की तरह माइनस करो, और एक जगह लॉ कह रहा है इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन को माइनस करो 15A में आके एक्सपेंस की तरह। इधर देखें 3 पॉइंट्स थे, 3 बहनें किधर है, हाँ ये EF और G। और डिडक्शन और डिडक्टेबल अलाउंस में फर्क है। प्रॉपर्टी के चैप्टर में 15A में लिखा हुआ इंटरेस्ट क्या है, डिडक्शन, और टैक्स क्रेडिट्स के चैप्टर में हम क्या पढ़े, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन क्या है, डिडक्टेबल अलाउंस। डिडक्शन और डिडक्टेबल अलाउंस में कल आपको फर्क बताया था, फर्क तो बहुत पुराना बताया हुआ है लेकिन कुछ से ज्यादा को याद नहीं था, तो डिडक्शन और डिडक्टेबल अलाउंस में फर्क बताया था। डिडक्शन और डिडक्टेबल अलाउंस में क्या फर्क आपको बताया था कि डिडक्शन स्पेसिफिक हेड में से माइनस होगी और डिडक्टेबल अलाउंस टोटल इनकम में से ज़कात की तरह माइनस होगा। अब सवाल हमारा वो है कि इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन को प्रॉपर्टी के चैप्टर में 15A सेक्शन की रोशनी में यही माइनस कर दें इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन को, या इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन को डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे माइनस करें। ये कंफ्यूजन है थोड़ी सी, क्योंकि दोनों जगह माइनस ही करना है। प्रॉपर्टी के चैप्टर में माइनस करना है खर्चे के नाम से, और टैक्स क्रेडिट्स के चैप्टर में माइनस करना है ज़कात की तरह। अब सवाल ये है कब कैसा करना है, तो मोहतरम उसके लिए सुन ले, जरा बात मेरी गौर से सुनिएगा। एक बंदा आपके पास आया, यार मैं नौकरी करता हूँ किसी कंपनी में, मुझे घर के लिए लोन के लिए जरूरत थी, मैंने बैंक से लोन लेके ना इंटरेस्ट पे किया और घर बना लिया। आप मुझे सोच के बताएं
इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन का क्या करना है, एक ही दफा बताइएगा, सही बताइएगा, बोंगी नहीं मारनी। एक्सेलेंट, डिडक्टेबल अलाउंस। वाई? उसने घर किराए पे नहीं दिया, वो वैसे ही कह रहा है यार मैंने सैलरी तो मैंने मिसाल दी है, वो बिजनेस भी कह सकता था आपसे मैं बिजनेस कमा रहा हूँ, सैलरी तो मैंने मिसाल दी है, वो कैपिटल गेन भी कह सकता था मैं कमा रहा हूँ। तो एक बंदा आपके पास आया, आपको कहता है यार मैं सैलरी कमा रहा हूँ, थोड़े बहुत मैंने शेयर बेचे हैं और मेरे पास कोई पैसे घर में पड़े हुए थे, थोड़े पैसे मैंने बैंक से लेके लोन लेके इंटरेस्ट पे किया और मैं घर बना लिया अपना, अब मैं अपने घर में ही रहता हूँ। अब बता दें इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन जो उसने पे किया उसका मैं क्या करूं? वाई डिडक्टेबल अलाउंस? क्योंकि वो इनकम प्रॉपर्टी कमा ही नहीं रहा, तो मेरा दिल चाहे भी इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन माइनस करने यहाँ पे, तो मैं यहाँ लाके लिखूंगा, ऐसे यहाँ आके लिखूंगा ये वाला जो पोर्शन है वो बेड़ मारेगा, चल वापस, फिर मैं इधर लाऊंगा, जंप करके वो वापस इधर आ जाएगा। क्लियर? क्यों? तो भाई सादा सी बात हो गई, अगर आपको प्रॉपर्टी कमा रहा हो पेपर में तो खर्चा इधर माइनस कर दीजिएगा, डिडक्शंस इधर नहीं माइनस करना, ये बिजनेस है, मतलब ये है कि खर्चे के तौर पे। तो अगर बंदा क्या कमा रहा हो? प्रॉपर्टी, तो फिर आप यही माइनस कर दीजिएगा। और अगर एक बंदा, और एक और बात सुनिए, ये बड़ा बेनिफिट है, यहां पूरा इंटरेस्ट माइनस होने, यहां तो कोई नहीं लोअर ऑफ लिखा हुआ, यहां तो पूरा इंटरेस्ट माइनस होने, और अगर थल्ले चला गया तो थल्ले जाके फिर ठुकाई होनी। अच्छा, तो अगर नीचे चला गया तो नीचे जाके पूरा माइनस होगा, लोअर ऑफ करके माइनस होगा। अब ये बात भूलेगी तो नहीं, जिंदगी के हर मोड़ पे याद रखेंगे ये बात। अच्छा जी, तो इसके लिए हमने छोटी सी 2 एग्जांपल्स बनाई हैं। हद होगी, चैप्टर ही नहीं हो गए। केड़ा वाला चैप्टर है? चैप्टर 6 यही है। हाँ यार, मुझे बता दें किस बंदे को प्रॉपर्टी के चैप्टर में माइनस करने की इजाजत होगी, किस बंदे को डिडक्टेबल अलाउंस वाला होगा? बोलें जल्दी बताएं। ना अभी मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना, चैप्टर 19 में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इन चीजों को न्यूमेरिकली आप मुझे याद करा दीजिएगा, ये जगह यहाँ माइनस करनी है, यहाँ माइनस करनी है। मेरा नहीं ख्याल न्यूमेरिकली चीजें कराने की भी जरूरत है। आपको बात समझ आ गई है? मुझे बता दें ये बंदा क्या करेगा, ये जो घर के लिए लोन लिया, लोन पे इंटरेस्ट पे किया है, ये इनकम प्रॉपर्टी में से माइनस कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये सैलरी कमा रहे 7 लाख की, और सवाल को छिक के रखें, और ये बिजनेस इनकम भी कमा रहे 3 लाख की, जो मर्जी कमा रहे, या कैपिटल गेन इनकम भी कमा रहे 2 लाख की, जो मर्जी लिख लें आप इधर, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं कमा रहा। तो मोहतरम बताएं ये बंदा क्या करेगा? डिडक्शन या डिडक्टेबल अलाउंस अंडर सेक्शन 60 सी, लेट्स सी द सी गाइस, 60 सी। क्लियर? और ये बंदा क्या करेगा जो इनकम प्रॉपर्टी भी कमा रहा है और इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन भी दे रहा है? पूरा माइनस करेगा, क्योंकि इस पे तो सेक्शन कौन सा लगेगा? 15A। और ये किस चैप्टर में डिडक्शन अलाउ हो जाएगा, और ये कैसे माइनस करेगा? लोअर ऑफ करके। क्लियर? ओके, NOTE नहीं, खांसी नहीं करनी, नोट करना है। और इसमें कोई रटा नहीं मारना, सादा सी बात, अगर प्रॉपर्टी इनकम पड़ी हुई है उसमें से लेस कर दें, बस पूरा माइनस कर दें। फिर अगर नहीं पड़ी हुई प्रॉपर्टी इनकम सवाल में, तो डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे माइनस कर लें। ISI किधर लिखा हुआ है? सेक्शन 15A, सॉरी, सेक्शन 15A। सेक्शन 15A। ओके, यहाँ पे देखो इनकम फ्रॉम सैलरी के द्वारा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो किसी तरह होगा। सही बात है भाई, मेरे पास सादा सा सवाल है, वो तो मैंने कैपिटल गेन सैलरी मिसाल के तौर पे लिख दिया। मैंने सादे सी बात की है, जो बंदा प्रॉपर्टी इनकम कमा ले
डिडक्शन माइनस कर ले, बाकी जो मर्जी कमाता रहे। बस ये ढूंढना है सवाल में, अगर प्रॉपर्टी इनकम पड़ी हुई है तो उधर ही माइनस कर दीजिएगा, नहीं है सवाल में प्रॉपर्टी इनकम तो डिडक्टेबल अलाउंस। आ जाइए सेक्शन 60D में। ये लॉ मेकर ने बड़ा बोल्ड और माशाल्लाह डेयरिंग स्टेप लिया है, ज्यादा बच्चों का बेनिफिट बता रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं उम्मत की ज्यादती पे फख्र करूंगा क़यामत के दिन, तो ये ज्यादा बच्चों का बेनिफिट बताया जाने लगा इधर। डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशनल एक्सपेंसेस, जिसके ज्यादा बच्चे होंगे कहते हैं मैं उसको ज्यादा बेनिफिट दूंगा। डिडक्टेबल अलाउंस फॉर बोले 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 एजुकेशनल एक्सपेंसेस, लेकिन बच्चों को तालीम दिलवाने पे मिलेगा बेनिफिट, घर बिठाने पे नहीं। तो तालीम को इनकरेज करने के लिए लॉ मेकर ने ये कहा कि जिसके ज्यादा बच्चे होंगे माशाल्लाह मैं उसको बेनिफिट दूंगा। अजीब एक पता नहीं अब क्या पागलों ने स्टाइल बनाया था, लिखा होता बेशक हमने कम लोगों को ज्यादा लोगों पे गालिब किया, और नीचे बच्चों के अजीब कॉन्टेक्स्ट ही कोई और है बात का। और अच्छा जी पॉइंट नंबर 1, एवरी इंडिविजुअल is entitled to for tuition fees paid for if the taxable income of individual is less than। तो भाई ये गरीबों के बच्चों को बेनिफिट है, अमीरों के बच्चों को बेनिफिट नहीं है। अब मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर साहब हैं, वो कहते हैं जी मैं तो 2 लाख रुपया कमा रहा हूं महीने का, मैं नौकरी कर रहा हूं फलां जगह में 2 लाख रुपया कमा रहा हूं। 2 लाख महीने का ज़रब 12 महीने कितना हो गया 24 लाख। अब 24 लाख डॉक्टर साहब अगर कमा रहे हैं तो डॉक्टर साहब गरीब नहीं है, इसलिए इनको ज्यादा बच्चे भी हो जाए कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा दुनिया में, कोई बेनिफिट। अच्छा लेकिन अगर एक बंदा है वो कहते हैं कि जी मैं राइस में नौकरी और मैं कैशियर हूं, मैं 60,000 महीने का कमा रहा हूं, तो 60,000 ज़रब 12, समझ आ रही है ना, 60,000 नौकरी कर रहे हैं राइस में, तो महीने में प्रिंसिपल साहब महीने के आखिर में कहते हैं यार 60,000 रुपये तनख्वाह पकड़ो, 60,000 ज़रब 12 7,20,000। अब लॉ मेकर कह रहे हैं मोहतरम आपको मैं ये बेनिफिट दे देता हूं, तो जो बंदा पाकिस्तान में कितने पैसे कमा रहा है, साल में 15 लाख से कम कमा रहा है, उसके लिए ये सेक्शन है, बाकी लोगों के लिए सेक्शन नहीं है। तो आप अमीर कहें गरीब कहें वो मुझे इससे कंसर्न नहीं, लेकिन लॉ मेकर ने यहां अमीरी गरीबी का क्राइटेरिया रखा है 15 लाख। कहते हैं 15 लाख से ऊपर जो कमा रहे हैं मेरी नजर में वो अमीर है, उनको फायदा फूदा देने की जरूरत नहीं, वो पहले ही बड़े अमीर है। जो 15 लाख से उनको बेनिफिट है कि ज्यादा बच्चे करेंगे, उनको ज्यादा पढ़ाएंगे, हम उनको कुछ टैक्स माफ नहीं करेंगे। ये भी ज़कात की तरह एक डिडक्टेबल अलाउंस है, हमारे सिलेबस का आखिरी डिडक्टेबल अलाउंस। ज़ियारत कर लें हमारे सिलेबस का आखिरी डिडक्टेबल अलाउंस। 15 सेकंड की खामोशी, हमारे सिलेबस का आखिरी डिडक्टेबल अलाउंस। इसके बाद कोई डिडक्टेबल अलाउंस नहीं है यार। एक ज़कात थी ना, तो WPPA छोड़ो, ज़कात थी, आगे इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन ऊपर पड़ा हुआ है, आखिरी डिडक्टेबल अलाउंस है, देख लें थोड़ी देर फिर आगे हमारे सिलेबस का आखिरी डिडक्टेबल अलाउंस। हमने कहा था कोई और, एवरी इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस फॉर ट्यूशन फीस पेड इफ द टैक्सेबल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल इज लेस देन 5 लाख और 15 लाख, द अलाउंस अलाउड शैल बी लोअर ऑफ। अब ये 3 फिगर्स हैं, ये आपने बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएंगी। 5% किसका लेना है, ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस कहां से पता चलेगी, वो जो स्कूल वालों को रसीद नहीं देते स्कूल वाले, यार ये आपके बच्चे की फीस आपने माशाल्लाह जमा करा दी है, ये रसीद ले ले। तो 5% ऑफ टोटल पेड बाय द इंडिविजुअल इन द ईयर। एक ये हो गया, उस वो जो ट्यूशन फीस की रसीद मिली है उसका कितने परसेंट, 5%। नेक्स्ट 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, और ये ज्यादा बच्चे का बेनिफिट देने लगा है। एन अमाउंट कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग रुपीज विद द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ इंडिविजुअल। अब इस बात का क्या मतलब है, यानी जब ये डिडक्टेबल अलाउंस निकाला जाने लगेगा तो टैक्स पेयर अपने बच्चों को बुलाएगा, बेटा रशीद आजा, जी अबू आया, अकरम तू भी आजा, छेती छेती थल्ले आ, पढ़ रहे हो दोनों, जी पढ़ रहे हैं हम अबू, अच्छा वो उसको कामरान को भी बुला लो, अबू वो तो अभी स्कूल नहीं जाता, चलो उसको छोड़ो। एन अमाउंट कंप्यूटेड बाय 60,000 विद द नंबर ऑफ, तो जाहिर बात है जितने बच्चे स्कूल जा रहे होंगे उनको पकड़ के लाइन हाजिर कर लेंगे, सारे आ जाओ, 1 2 4 2, तो 2 ज़रब 60,000 कितना हो गया, 1 लाख। इन तीनों में से रशीद को पकड़ना है, नहीं इन तीनों में से लोअर को पकड़ना है, इन तीनों में से लोअर को पकड़ना है, एंड इट विल बी कॉल्ड एज डिडक्टेबल। और अगर डिडक्टेबल अलाउंस माइनस ना हो सका तो अगले साल माइनस नहीं होगा, ये बात ऊपर वाली। एन अलाउंस व्हिच इज नॉट एबल टू बी
वही जो ज़कात में पढ़ के आए हैं, शैल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू अब अम्मी और अब्बू में होगी लड़ाई। अम्मी कह रही है मैं भी कमा रही हूं और अब्बू कह रहे हैं मैं भी कमा रहा हूं। अम्मी कह रही हैं मैं भी कमा रही हूं, मैं भी 12 लाख कमा लेती हूं, तू कितना कमाने है? सरताज ने कहा मैं 13 लाख। बीवी ने की क्या, सॉरी कम इन अंग्रेजी, व्हाट द बीवी सेड एंड व्हाट द हस्बैंड सेड। अब एक कह रहे हैं मैं 12 कमा रहा हूं, एक कह रहे 13 कमा रहा हूं। अब दोनों बच्चों को खींच रहे हैं, मैं माइनस करना है, माइनस नहीं मतलब डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करना है। दोनों बच्चों को खींच रहे हैं, क्या करना है जी, मैंने माइनस करना है। अब अल्लाह करे लॉ मेकर कोई हल निकाल दे, एन अलाउंस शैल बी अलाउड टू ईदर ऑफ द पेरेंट, लड़ाई डाल दी, कहते जो मर्जी माइनस कर ले, खिंचो जोर लाओ अपना अपना, जो मर्जी माइनस कर ले, जिस मर्जी का दिल चाह रहा है। एन अलाउंस शैल बी अलाउड टू ईदर ऑफ द पेरेंट्स। आपने नेशनल टैक्स नंबर जमा करवाना है और नाम बताना है इदारे का बस, और आप माइनस कर ले। ये दोनों तो माइनस नहीं करेंगे। अब वो होटलों वाले बड़े तेज हो गए, दो दोस्त लड़ रहे होते हैं, मैंने बिल देना है, दूसरा कह रहे मैंने देना है, होटल वाला कहते दोनों दे दो। बहरहाल दोनों माइनस नहीं करेंगे रात, या मियाँ माइनस कर ले, या अब ये नहीं कहना जिसकी इनकम ज्यादा है वो माइनस करे, जिसकी इनकम कम है वो माइनस करे, ऐसी बात कोई नहीं लिखी हुई। ना ना फैमिली दी नहीं देखनी चाचू, एवरी शोहर अलग देखना, एवरी बीवी अलग देखनी। ओके ऐसे ऐसे लोग सवाल पूछते हैं तो सर पकड़ के दीवार में मारने को दिल चाहता है। अब अभी दोनों माइनस कर ले सर, फिर नहीं दोनों ने माइनस नहीं करना, फिर ऐसे सवाल पूछते हैं अच्छा फिर भी सर कौन माइनस किया करेगा? अरे मुझे क्या पता कौन माइनस किया करेगा, मैं क्या बता सकता हूं, लॉ मेकर कह रहे दोनों में से कोई माइनस कर दे। अच्छा सर पेपर में सवाल आ गया, ओ भाई जिस मर्जी में से माइनस कर देना, शोहर की इनकम में से माइनस शोहर में से, बीवी की इनकम से माइनस कर देना, खुदा के लिए दोनों में से माइनस ना करना। ये ना कहना मुझे समझ नहीं आ रहा दोनों में से कहां माइनस करना है, मैं नहीं माइनस कर रहा भाई, इधर में से माइनस करना है, जिस मर्जी में से माइनस कर दें। एन अलाउंस शैल बी अलाउड टू, तो पेपर में जब दिल चाहा जिस मर्जी के, कामरान की इनकम में से माइनस कर दीजिएगा, बानो की इनकम में से, आपकी मर्जी है। ओके इसको न्यूमेरिकल करें जल्दी जल्दी, 1 मिनट लगाएं। किधर है पास पेपर, जल्दी करने। क्वेश्चन नंबर 9 भाई जल्दी करें, क्वेश्चन नंबर 9। कैलकुलेटर पकड़ लें और कर दें। फिगर्स निकालने, तीनों में से लोअर देखनी है कौन सी है। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ डिडक्टेबल अलाउंस। अच्छा सवाल सॉल्व नहीं करना, बस डिडक्टेबल अलाउंस निकालना है, यानी 3 फिगर्स बस निकालनी है, उनमें से फिर लोअर डिडक्टेबल अलाउंस होगा। तो डिडक्टेबल अलाउंस दैट रेजिडेंट यूजर कैन क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ एजुकेशन एक्सपेंसेस वेयर टैक्सेबल इनकम वाज 8 लाख। टैक्सेबल इनकम कितनी है? एंड ही पेड मंथली फीस ऑफ 6000 पर बच्चा फॉर हिज 3 चिल्ड्रन। अच्छा सबसे पहले आपने किसकी परसेंटेज लेनी है? अच्छा ट्यूशन फीस की लेनी है यार, 1 मिनट पहले ट्यूशन फीस बता दें, फिर 5% में बाद में लगाऊंगा। ट्यूशन फीस, महीने की तनख्वाह फीस 6000 पर चाइल्ड, तो चिल्ड्रन बता दें 3, लेकिन ये 6000 पर चाइल्ड मंथली फी है, जरा इसका क्या लेना है? 5%, 10,000। बता दें क्या गलती की थी, 3 से मल्टीप्लाई कितने लोग करना भूल गए थे? माशाल्लाह बच्चे हैं उसके, 3 चपेट मारेगा वो। अच्छा 12 से मल्टीप्लाई कितने लोग करना भूल गए थे? अच्छा और 5% से कितने लोग? 5 से तो सबने कर दिया होगा, 5 वाला भी है, 5 से मल्टीप्लाई करना भूल गया। 5% ऑफ बोलें क्या लिखा हुआ था? ट्यूशन फीस। तो रशीद, कामरान और अंजुम
तो रशीद की भी फीस जमा कराई होगी, कामरान की भी जमा कराई होगी, अंजुम की भी जमा कराई होगी। तो महीने में 3 बच्चों की 18,000 फीस और साल में फिर 3 बच्चों की 18,000 ज़रा 12 फीस। जो ट्यूशन फीस आ गई उसका कितने परसेंट? 5%। और दूसरी बात क्या थी? 25% ऑफ 8 लाख कितने? 2 लाख या 60,000 इंटू नंबर ऑफ मुन्ने। ये 60,000 पर मंथ नहीं है, ये 60,000 एक फिगर है जो बस लॉ में लिखी हुई है। नंबर ऑफ बच्चों से 1 लाख। लोअर क्या आ गया? 10,000। ओके अच्छा भाई, शुक्र है इस एक पेज के ऊपर एक चीज समझानी आसान हो जाएगी। अब ये एक लाइन है लिखी हुई, इस पे हमारे कोई 10-12 मिनट लग जाएंगे। आखिरी जो लाइन है, जैसे एक लफ्ज़ अभी हमने पढ़ा था स्टैट्यूटरी बॉडी, तो मैंने ना उसको एक्सप्लेन किया ना वजाहत करनी मकसूद समझी। हालांकि अगर इसको भी समझाना होता तो मैं 5 मिनट लगा सकता था, बट मुझे पता है कि ये आपके स्कोप में नहीं है और ये लाइन आपके स्कोप में है, इसलिए मुझे 10-12 मिनट लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए जिस चीज़ को मैं सरसरी पढ़ के चला जाऊं, याद आपने उसको करना है, बट मेरे से फिर सवाल ना पूछने लग जाया करें कि इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब क्या है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं और इनको बैंक से क्यों डिफरेंट कहा जाता है। और हमें क्या यार इन चक्रों में पढ़ें, छोड़े पहले सिलेबस खत्म कर रहे हैं, फिर जिन चक्रों में पढ़ना हुआ पढ़ेंगे। अभी सिर्फ 0.5 को समझने पे फोकस करते हैं। 0.5 एक बड़ी सिंपल सी बात है, ये कॉन्सेप्ट पहले भी आप लोगों के जहन में होगा, बहुत सौ के जहन में ऑलरेडी होगा। इसको ज़रा देख लें। एक बंदा कहता है यार मेरी सैलरी पर मंथ है, मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपया, सैलरी पर मंथ है 1 लाख रुपया, और मेरा टैक्स कटता है सैलरी पे टैक्स। हाँ बिल्कुल, सैलरी पे भी टैक्स कटता है। ये आज आपको मैं पहली दफा बता रहा हूँ। कितने लोगों को इस बात का पता था? जिनके वालिदैन को सैलरी मिलती है तो टैक्स कट के मिलती है, टैक्स कट के मिलती है, तो सैलरी पे भी टैक्स कटता है। लेकिन मोहतरम ये ऐसा नहीं है कि फिर सैलरी फाइनल रजीम में चली जाए। हाँ, डिविडेंड पे भी टैक्स कट रहा है 15%, लेकिन वो क्या बन जाता है? फाइनल। लेकिन सैलरी फाइनल रजीम में नहीं जाती। सैलरी पे अगर टैक्स कोई काटता भी है ना एम्प्लॉयर, तो वो जो टेबल नहीं हमारा टेबल 1-2 उसी को देख के काटता है। अच्छा, सैलरी पे भी टैक्स कटता है। एक साहब की सैलरी कितनी है जी पर मंथ? 1 लाख। फर्ज करें इनका टैक्स पर मंथ है 8,000, फर्ज करें टैक्स पर मंथ है 8,000। बता दें जी टेक होम घर कितना लेके जाएंगे? 92,000। अब ये साहब अपने एम्प्लॉयर के पास चले गए, अपने एम्प्लॉयर से कहा कि यार मेरी सैलरी है 1 लाख रुपया, ठीक है, साल की सैलरी बन जाएगी 12 लाख, इसी तरह टैक्स है 8,000, साल का टैक्स जितना भी बन जाए छोड़ें, मेरी सैलरी है 12 लाख साल की, ठीक है, 15 लाख से कम है मेरी सैलरी, मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए, मेरा टैक्स भी इसी तरह साल का कुछ ना कुछ बन जाएगा। तो यार मेरी सैलरी ना 12 लाख नहीं है, 12 लाख पे तुमने ये जो टैक्स निकालते हो ना, ये मुझे नहीं पसंद। तो तुम ऐसा करो, एनुअल फिगर्स की बात करनी है कर लें, कोई मसला नहीं, एनुअल फिगर्स बता दें। बोलें सैलरी पर एनम 12 लाख, टैक्स बता दें पर एनम 96,000, और टेक होम बता दें जो घर लेके जाता है पूरे साल में कितनी? 11,04,000। 1104,000। ओके, इधर से देख के बात कर लेते हैं। अब ये बंदा कहते हैं जी मैं साल में कितना कमा रहा हूं? 12 लाख। तो ये तो मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी है 12, लेकिन ठहरें, आप चले मेरे साथ गाड़ी में जरा। एम्प्लॉयर बाहर आ गया, सर वो देखें वो अकरम, वो रशीद, वो देखें मुन्ना पीछे डिग्गी में बैठ, सर ये माशाल्लाह मेरे हैं। तेरे हैं माशाल्लाह, जबरदस्त यार, अल्लाह और दे, जबरदस्त यार माशाल्लाह, बाहरें लगी नहीं। तो ये सारे तेरे बच्चे हैं? जी मेरे बच्चे हैं। तो सर मेरी तनख्वाह तो साल की बनती है 12 लाख, लेकिन डिडक्टेबल अलाउंस भी आपको पता है मुझे मिलेगा। एम्प्लॉयर ने कहा हाँ बात तो तेरी ठीक है, तुझे डिडक्टेबल अलाउंस भी मिलेगा। तो 12 लाख में से ट्यूशन फीस वगैरह जो 2-3 फिगर्स थी अभी हमने पढ़ी, वो कुछ ना कुछ तो माइनस होके 12 लाख चलो 11 लाख हो जाएगा, या 12 लाख 10 लाख 50 हजार हो जाएगा, थोड़ा सा तो कम होगा ना 12 लाख।
तो सर मेरा तो 12 लाख इनकम बनती नहीं है, ये शहजादों की जब फीसें आनी है ना तो मैंने फिर डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करना है। जब वो मैं माइनस करूंगा तो माइनस करके मेरा ये साल का टैक्स फिर 96 नहीं बनेगा, क्योंकि मेरी इनकम मिसाल के तौर पे 11 लाख 1.1 हो जाएगी, 1.1 कुछ हो जाएगी, तो मेरी इनकम कम हो जाएगी, मेरी इनकम 12 से गिर के 11 हो जाएगी, तो ये 96 की बजाय मुझे शायद 90 पे करना पड़े। तो 90 को अगर 12 महीनों में तकसीम करें तो फिर तो 8000 की बजाय आपको मेरा 8000 की बजाय 7000 टैक्स काटना चाहिए। अब बताएं एम्प्लॉय की बात जेन्युइन है या नॉन जेन्युइन है? नॉन जेन्युइन क्यों है? नहीं नॉन जेन्युइन उसी के बच्चे हैं यार, इधर मल्ले से तो नहीं इकट्ठे करके लाया, नॉन जेन्युइन बात है, उसी के बच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बोला मैंने इसीलिए, तो उसी के बच्चे हैं, उसकी बात भी क्या है? जेन्युइन है। जेन्युइन क्यों है? सारी शराइत पूरी हो रही है, इनकम भी 15 लाख से कम है, बच्चे भी माशाल्लाह उसके पास हैं, ट्यूशन भी जमा करवाता है, फीस भी जमा करवाता है। अब मोहतरम मुझे बता दें ऐसी सूरत के अंदर कि क्या एम्प्लॉय की बात जेन्युइन है या नॉन जेन्युइन? जेन्युइन बात कर रहा है, लेकिन लॉ मेकर ऐसा कह रहा है कि एम्प्लॉयर इसकी बातों में ना आना, इसकी बातों में ना आना। इसने कहा क्या मतलब मेरी बातों में ना आना? बच्चे हैं 12-15 लाख से मैं कम कमा रहा हूं, मेरी बातों में ना आना? क्या सामने हकायक मौजूद है, चेक कर लो, बर्थ सर्टिफिकेट सबके पड़े हुए, और स्कूलों की फीसें जमा करवा रहा हूं। लॉ मेकर कहते हैं एम्प्लॉयर को इसकी बातों में ना आना, तुम चुप करके इसका ना 8000 महीने का टैक्स काटा करो, यानी साल का, और इसे घर लेने के लिए 11,04,000 दे दो, घर ले जाया करें। और साल के आखिर में अब ये बंदा हुकूमत के पास जाएगा, हुकूमत के पास जाके कमिश्नर को कहेगा गाड़ी में आओ जरा, कमिश्नर को दिखाएगा बच्चे, और अब कहेगा हाँ कमिश्नर सॉरी यार तू तेरा 96 टैक्स कट चुका है, तो ऐसा कर तेरा कितना रिफंड बनता है, ये 2-3-4 जो रिफंड बनता है मेरे से ले ले और जाकर। तो थोड़ा सा इसको ख्वार करना है, थोड़ा सा इसको ख्वार करना है, इसको ये ऐसे नहीं पैसे वापस मिलेंगे, थोड़ा सा कोई बेनिफिट लेने के लिए कुछ ना कुछ इसको ख्वार करना है। तो मोहतरम इसमें तरीका ये होता है कि साल के एंड पे जाके हुकूमत को बता देता है कि यार इतने मेरे चिल्ड्रन हैं, इतनी ट्यूशन फीस है, ताकि साल के एंड पे रसीदें भी सारी जमा हो जाती हैं, जरा आसान हो जाता है। तो हुकूमत को बता देता है, फिर हुकूमत को जाके कहते हैं मेरे एम्प्लॉयर ने कितना काटा है, लेकिन मेरी तो इनकम ही 12 लाख नहीं है, ज़कात की तरह मैंने एक चीज माइनस की है, तो वो 11 लाख 12 लाख से गिर के 11 लाख मेरी इनकम हो गई है, और मेरा टैक्स 96 की बजाय 90 है, लेकिन आपके खजाने में कितना पहुंचा हुआ है? 96। बाकी 6 मुझे वापस करें, अपनी तरफ से फिगर्स बोल रहा हूं, बाकी 6 मुझे वापस करें। लेकिन एम्प्लॉयर को क्या हुक्म है लॉ मेकर की तरफ से? तुमने उसकी बातों में नहीं आना। ये इतनी सी लंबी मैंने बात की है, जरा इंग्लिश पढ़े, समझ आ रही है? दोबारा कोशिश करें, ये बात शायद आपको खुद ही समझ आ जाए पढ़ के। अब द अलाउंस shall be ignored, shall be ignored। अंग्रेजी आसान, जहां मैं कराना चाहूं करवा लिया करें, बोलें। द अलाउंस shall be for calculating tax reduction under the head, सैलरी में टैक्स काटने हुए अलाउंस को इग्नोर करना है। मैं ये नहीं कह रहा साल के एंड पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए भी इग्नोर करना है, साल के एंड पे जब न्यूमेरिकल ये खुद सॉल्व करेगा अपना तो माइनस कर ले, टोटल इनकम लिखे 12 लाख, उसमें से बच्चों की स्कूल फीस वगैरह सारी माइनस करें, और माइनस करके कहे यार मेरा नहीं बनता 12 लाख। अब हुकूमत कहेगी चल ठीक है यार तेरा 11 लाख बन रहा है, हाँ 11 लाख बन रहा है, इसका बेचारे का टैक्स ऑलरेडी कट के हुकूमत के पास कितना पहुंच चुका है? 96,000। ये कहेगा नहीं मेरा टैक्स तो 96 नहीं, अब मेरा टैक्स भी 90,000 बनता है। अब 6,000 हुकूमत इसे क्या कर देगी? लेकिन एम्प्लॉयर को क्या कहा जा रहा है? तू इग्नोर कर दे, बच्चे गाड़ी में बैठे हैं, तू इस बात को इग्नोर कर दे, तू पूरा टैक्स काट इसका। चलें जी नोट कर लें। ये नोट करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा उर्दू में तर्जुमा इसका क्या बनता है। जी उर्दू में लिखें, आप सबने लिखना है। एम्प्लॉयर पूरे 12 लाख पे यानी 1.2 मिलियन पे टैक्स काटेगा, एम्प्लॉयर पूरे 12 लाख पे टैक्स काटेगा, और डिडक्टेबल अलाउंस इग्नोर करेगा। कौन? एम्प्लॉयर पूरे 12 लाख पे टैक्स काटेगा और डिडक्टेबल अलाउंस इग्नोर करेगा। अच्छा आप जरा सोच के बताएं, अब आपका टैक्स तो ज्यादा चला गया ना, जो एक फिगर माइनस होनी थी ना वो माइनस नहीं हो सकी,
12 लाख में से ज़कात भी माइनस होती है, आपको पता है, डिडक्टेबल अलाउंस भी माइनस होते हैं, तो 12 लाख में से वो फिगर माइनस होनी थी, माइनस नहीं हो सकी, तो प्रॉफिट आपके कम नहीं हुए, तो टैक्स आपका हुकूमत के पास ज्यादा चला गया। अब इसकी रेमेडी देखें क्या अवेलेबल होगी, फुल स्टॉप लिखिए। अब देखें बेचारा वो क्या करे। अब साल के एंड पे आप खुद FBR जाएंगे, अब साल के एंड पे आप खुद FBR जाएंगे और 12 लाख में से डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करेंगे। अब साल के एंड पे आप खुद FBR जाएंगे और 12 लाख में से डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करेंगे। और टैक्स का रिफंड मांग लेंगे। रिफंड क्यों बनेगा वैसे, ये समझ आ रही है, रिफंड और टैक्स का रिफंड मांग लेंगे। अब आप जाएंगे और 12 लाख में से डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करेंगे और टैक्स का रिफंड मांग लेंगे। अब आगे ये बात पढ़ लें जी, क्या है, द अलाउंस शेल बी फॉर कैलकुलेटिंग टैक्स अंडर सैलरी। क्या ये लिखी हुई है, बिल्कुल जाहिर बात है, लॉ में कहने तो हिंट ही देने ना। देखें क्या लिखा हुआ है, सैलरी पे टैक्स काटते हुए, बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है उसने, इससे ज्यादा वाज़ेह नहीं लिख सकता। सैलरी पे टैक्स काटते हुए, बोले बोले आगे आप लोगों को जो समझ आ रही है, अलाउंस को इग्नोर कर दो, बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है उसने। सैलरी पे कौन टैक्स काटता है, एम्प्लॉय सैलरी पे टैक्स काटते हुए इस बात को इग्नोर कर देगा कि उसके बच्चे हैं, बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है। इस बात को इग्नोर कर दो कि तुम्हारे बच्चे हैं जब सैलरी पे टैक्स काटा जा रहा हो। चलो जाओ भाई, छुप जाओ फिर डिग्गी में, इग्नोर कर दो बच्चे। अच्छा यार, ये जो है ना सेक्शंस, ये अभी हम किसी वजह से नहीं पढ़ेंगे, इसलिए ये पूरा पेज आपका मैं पेज के ऊपर ही लिख रहा हूँ, पेज 69 पेंडिंग। चलें जी, अब टाइम नहीं है, इसका न्यूमेरिकल हमने अगली क्लास में करना है, लेकिन ये बस 2-3 चीजें हैं, पढ़ लें। फुल टाइम टीचर अलाउंस, ये छोटी सी बात है। फुल टाइम टीचर को बेनिफिट अवेलेबल है कि उसे 25% टैक्स माफ हो जाएगा। फुल टाइम टीचर को बेनिफिट अवेलेबल है कि उसे 25% टैक्स माफ हो जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फुल टाइम बीकन हाउस में पढ़ा रहा है या फुल टाइम राइज कॉलेज में पढ़ा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है वो फुल टाइम हुकूमत के इदारों में पढ़ा रहा है, बस ये बात है। फुल टाइम टीचर अलाउंस, अ टैक्स पेएबल बाय और रिसर्चर, रिसर्चर आमतौर पर यूनिवर्सिटीज में होते हैं, फुल टाइम टीचर और रिसर्चर हु इज एम्प्लॉयड इन अ, या तो आप किसी नॉन प्रॉफिट इदारे में पढ़ाएं, ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय, जो इदारे और रिसर्च इंस्टीट्यूट में पढ़ा दें, ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC और बोर्ड ऑफ और यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, शेल बी रिड्यूस्ड बाय, ऊपर से मिला के पढ़ना, अंडरलाइन की भी बात, द टैक्स पेएबल शेल बी रिड्यूस्ड, ये वाला अंडरलाइन छोड़ें, द टैक्स पेएबल शेल बी रिड्यूस्ड। तो कई दफा अंडरलाइन ऐसे लगाई होती है कि बात समझ आ जाए, टैक्स पेएबल शेल बी रिड्यूस्ड बाय 20, लेकिन सिर्फ किस पे टैक्स माफ होगा, क्योंकि फुल टाइम टीचर मेन इनकम कौन सी कमा रहा होगा, सैलरी। हम न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें कैपिटल गेन भी कमा रहा होगा, सैलरी भी कमा रहा होगा, अगली क्लास में कर लेंगे, अब छोड़ें। कोई शर्त वगैरह तो देख लें, दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू टीचर्स ऑफ, पता नहीं डॉक्टरों पे क्यों गुस्सा है इसको, दिस क्लॉज शैल टू टीचर्स ऑफ, लेकिन हर डॉक्टर नहीं, डॉक्टर्स कुछ पढ़ाते भी हैं फुल टाइम, उन डॉक्टर्स के ऊपर इसको गुस्सा आया हुआ है जो शाम को प्रैक्टिस करते हैं किसी अपनी क्लिनिक खोल के, उन डॉक्टर्स को कहते हैं मैं ये बेनिफिट नहीं दे रहा, ठीक है तुम्हारी मर्जी है। तो देखें जरा डॉक्टरों पे गुस्से होने लगे, दिस क्लॉज शैल टू टीचर्स ऑफ, सारे टीचर्स नहीं, कई ऐसे टीचर्स हैं जो सिर्फ टीचिंग करते हैं और घर चले जाते हैं मेडिकल कॉलेज से, लेकिन कुछ टीचर ऐसे हैं जो शाम को मरीजों की आंखें देखते हैं, मरीजों के कान देखते हैं, हु डिराइव इनकम फ्रॉम प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस। अच्छा, कुछ लोग होते हैं प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इतने पैसे नहीं होते, वो फिर आपको पता होगा किसी अस्पताल में जाके बैठ जाते हैं और अस्पताल वालों को कहते हैं यार हम 2-3 घंटे के लिए इधर बैठ जाया करेंगे, आपकी तरफ से मरीज आ जाएंगे, मैं खुद आ जाऊंगा मरीज आपकी तरफ से, और हु रिसीव शेयर फ्रॉम पेशेंट्स, ये कौन से डॉक्टर हैं सोचें जरा, और हु रिसीव शेयर ऑफ कंसिडरेशन फ्रॉम पेशेंट्स। तो ये जो अक्सर डॉक्टर्स किसी हॉस्पिटल्स में बैठे होते हैं, तो हॉस्पिटल से ये मुआहदा होता है कि मरीज आएगा 2000 रुपये देगा, 1500 आप मुझे दे देना, तनख्वाह नहीं होती इनकी, कमीशन टाइप समझ लें होता है, तो 2000 मरीज लाएगा, 1500 मुझे दे देना और 500 आप रख लेना, और अगर कल कोई मरीज ना आया तो मुझे ना देना पैसे, और अगर पूरा महीना मरीज ना आया तो ना देना पैसे। तो ये भी एक तरह की प्राइवेट काम ही हो गया, आप किसी और के अस्पताल में बैठे हैं। तो जरा बात आखिरी दफा गौर से सुन लें, किन लोगों को ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है, किन लोगों को बोलें, सिर्फ डॉक्टरों को ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है, डॉक्टरों को ये बेनिफिट अवेलेबल,
अगर वो खुद अपनी क्लिनिक खोल लें या इतना पैसा नहीं है उनके पास क्लिनिक खोलने का, किसी अस्पताल में जाके बैठ जाएं, लेकिन अस्पताल में एम्प्लॉय नहीं होंगे। बोले बोले अस्पताल में क्या कर रहे होंगे? एम्प्लॉय नहीं होंगे। जो भी पेशेंट आया करेगा उसकी फीस का कुछ कमीशन ले लिया करेंगे, कमीशन नहीं इसको शेयर कहते हैं, कुछ उसकी फीस का शेयर ले लिया करेंगे। 2000 रुपए की रसीद कटी है, 1500 डॉक्टर को चला जाया करेगा। वो रिसीव शेयर ऑफ कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम पेशेंट। नोट तो ना पढ़े, नोट न्यूमेरिकल बनाने के लिए ओवर करो। हाँ